साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, यानी आपके डीएलएड में जो सवाल पूछे जाने हैं, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, उनका हम लोग एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट। देखिए, यहाँ से आपको सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करना है और आपको ये भी गिनना है कि आप कितने सवाल खुद से हल कर पाते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी हो पाई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए, पहला सवाल है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ठीक है, किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? बताइएगा क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए, तीन कठिया जो प्रणाली है वो किसानों पर लागू थी। किन पर लागू थी? किसानों पर लागू थी। आप जानते होंगे कि जैसे चंपारण में महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। यहाँ किसके खिलाफ किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने क्या किया था कि 20 भाग जमीन के 3 भाग जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था इन किसानों के खेतों पर। और सबसे दिक्कत वाली बात ये थी कि इन लोगों को जो है मुंह मांगा दाम नहीं मिलता था। ठीक है, अंग्रेज अपने हिसाब से इन्हें दाम वसूल करते थे और नील की खेती करने से इनका जो खेत है वो बंजर हो जाता था। ठीक है, तो यही जो है तीन कठिया प्रणाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या चैम्सफोर्ड समिति? तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंटर समिति। आपको भी पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रॉलेट एक्ट के खिलाफ। किस एक्ट के खिलाफ? और रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, लेकिन इन 79 लोगों को अंग्रेजों द्वारा गोलियां बरसाई गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यही घटना है जालियांवाला बाग। ठीक है, और इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात? चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था, अपना बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर में कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ठीक है, पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा? बताइएगा। तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवादा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सॉरी, कहाँ है ये? नवादा में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर में, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन? तो देखिए, बिहार की अगर हम लोग सीमा की बात करें, जैसे बिहार है, ये बिहार का हम लोग मानचित्र थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो देखिए, ये जो बिहार है, तो बिहार का सीमा इधर जो है उत्तर में नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य है। और इधर पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। वहीं दक्षिण में क्या है? झारखंड है, झारखंड। तो हमारा जो राज्य है बिहार, वो एक ही तरफ से देश को एक छूता है। ठीक है, एक देश को छूता है जो कि है नेपाल। बाकी 3 ओर से राज्यों को छूता है भारत के। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी सवाल पूछा जाता है कि नेपाल को छूने वाले बिहार के कितने जिले हैं? तो आपको याद रखना है 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि हमारे भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सबसे बड़ा सीमा बनाता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आप लोग को भी पता है कि गठबंधन क्या होता है। जब किसी एक पार्टी की बहुमत पूरी नहीं होती है, तो 2 पार्टी आपस में मिलकर बहुमत को पूरा करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसी व्यवस्था में संभव है? तो ये बहुदलीय व्यवस्था में संभव है। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी या अटल बिहारी वाजपेयी? बताइएगा। तो देखिए,
अगर बीजेपी के हम लोग प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं बात कर लेते हैं कि बीजेपी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और वहीं बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछ लेगा तो कमल का फूल, क्या है, कमल का फूल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि बीजेपी पार्टी कैसी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है। कैसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर में कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, ठीक है। 1970, 1975, 1977 या 1980। देखिए आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल तीन आपातकाल लगे हैं। कितने बार, 3 बार। एक बार लगा था 1962 ईस्वी में, ठीक है, भारत चीन युद्ध में। एक बार 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में, और एक बार लगा था आंतरिक कारणों से 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। वहीं अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये संविधान के 352 अनुच्छेद में है। कहाँ पे है, 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है संविधान में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, ठीक है। भूकंप केंद्र कहते हैं या अधिकेंद्र या उपकेंद्र या इनमें से कोई नहीं, चलिए बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें भूकंप की तो भूकंप देखिए जहां से भूकंप उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर से उसे हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक है, केंद्र कहते हैं। लेकिन केंद्र से लंबवत जो सीधा पृथ्वी पर जो बिंदु होता है उसे ही हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं इसी वाले पॉइंट को, ठीक है। भूकंप की तीव्रता के आधार पर इसे 5 जोनों में बांटा जाता है। कितने जोनों में बांटा जाता है, 5 जोनों में। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। इसमें सबसे खतरनाक जो जोन होता है वो जोन 5 होता है, ठीक है, जोन 5। और वहीं सबसे कम खतरनाक होता है, सबसे कम खतरनाक कौन होता है, जोन 1 होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर में, सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से या इनमें से कोई नहीं। तो आप भी पढ़े होंगे कि समुद्र की तली में उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो ये कहाँ उत्पन्न होता है, समुद्र से उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, ठीक है। मलबे के नीचे तो हेलीकॉप्टर से तो होगा नहीं, दूरबीन से भी पता नहीं लगेगा क्योंकि मलबे के अंदर दबा हुआ है। इंफ्रारेड कैमरा या माइक्रोस्कोप। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक आपदा है, ठीक है। प्राथमिक आपदा, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्राथमिक नहीं होना था, यहाँ पे प्राकृतिक होना था। क्या होना था, प्राकृतिक। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, भूकंप हो जाएगा, ठीक है। वहीं आग लगना और बम विस्फोट या रासायनिक दुर्घटना जो है ये क्या है, तो ये मानव जनित आपदा है। जैसे कि आप लोग भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते हैं, ये कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। ये एक मानव जनित आपदा थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था और इसी गैस के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13वां नंबर में कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जिसे जिसे हम लोग जाड़े में जाड़े में बरसात में बोया जाता है, यानी बरसात वाली फसलें। तो कौन हो जाएगा, गेहूं, तिलहन, जौ या धान। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, ठीक है। धान खरीफ फसल है। वहीं गेहूं की बात कर लेते हैं, ये रबी फसल है। तिलहन जो होता है ये भी रबी फसल है, जौ भी रबी फसल है। जूट जो होता है, जूट ये खरीफ फसल होता है। मूंगफली जो होता है, ठीक है, मूंगफली ये भी खरीफ फसल होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी दलहन चीजें हैं, दलहन, वो सारी रबी फसलें होती हैं, ठीक है। दलहन फसलें रबी फसलें होती हैं, जैसे आलू हो गया और दाल वाली, ये सारी चीजें रबी फसल के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल है
कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। देखिए ऑपरेशन फ्लड नाम सुन के आप लोग क्या ये नहीं समझिएगा फ्लड मतलब कि बाढ़ होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होगा, तो डेयरी विकास से होगा। किससे होगा, डेयरी विकास से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1930, 1935, 1942 या 1945। चलिए बताइए। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 ईस्वी में। आपको अगर पूरा डेट बता दें तो क्या, 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था आरबीआई का। आरबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक बोलते हैं, यानी ये बैंकों का बैंक होता है और मुद्रा जारी करने का काम आरबीआई का ही होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16वां नंबर में कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, सूरत, बम्बई, अहमदाबाद या कोलकाता। चलिए बताइएगा। देखिए जब भी आपको पहली पूछे, ठीक है, तो कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है। लेकिन हालांकि ये असफल रहा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पूछ ले कि आधुनिक सूती वस्त्र का मिल कहाँ स्थापित किया गया सबसे पहली बार, तो वो मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई। लेकिन अगर सबसे पहली पूछ लेगा तो आपको कोलकाता। कब हुआ था कोलकाता में, 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। वहीं मुंबई में कब किया गया था, 1854 में। लेकिन ये जो था ये आधुनिक प्रकार का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मैजनी। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो है भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, 1866, 1864, 1870 या 1871। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी लैंप का, हेम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंस, जेम्स वाट या क्रॉम्पटन। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया। वहीं आपको इससे रिलेटेड और भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे फ्लाइंग शटल, ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा जॉन के ने किया था। किसने किया था, जॉन के ने किया था। वहीं आपको पूछ लेगा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पेनिंग जेनी, ठीक है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है, हारग्रीव्स हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फुट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, करो या मरो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 21वां कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रेथिसियस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी दास कैपिटल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है और इसे किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, तो समाजवादी का जनक कहा जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जर्मनी से, कहाँ से हैं, जर्मनी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1857, 1885 या 1920 या 1947। क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में हुई थी। इसका पूरा डेट क्या है, तो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ पे, तो बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। और इसके अगर संस्थापक के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। और वहीं अगर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो कौन है वो, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर में, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? तो क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चंपारण से उन्होंने अपने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज जो है तीन कठिया प्रणाली लागू किए थे किसानों पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? तो देखिए मुद्रण मतलब क्या होता है? मुद्रण का मतलब होता है छपाने की कला। ठीक है, तो मुद्रण की जो आविष्कार हुआ वो कहाँ पे हुआ? चीन से हुआ। ठीक है, चीन से। वहीं मुद्रण का जनक किसे कहा जाता है? मुद्रण का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन हो जाएगा मुद्रण का जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल है कि भारत में सबसे लंबा बांध है रिहंद बांध, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध या नरोड़ा बांध? सबसे लंबा अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा। और सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। वहीं अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले, सबसे ऊंचा बांध, तो वो क्या हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। ये उत्तराखंड राज्य में है और ये किस नदी पर है बताइए? तो ये है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर में कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ठीक है, सोना, तांबा, लोहा या मैंगनीज? देखिए उद्योगों की जननी मतलब क्या होता है कि जिनसे सारे उद्योग जो हैं उनकी शुरुआत होती है, यानी सारे उद्योगों में बेसिक नीड की जरूरत पड़ती है, तो वो किस उद्योग से पड़ती है? ठीक है, तो देखिए आपको कोई भी उद्योग बसाना है तो उसमें आप लोगों को मशीन वगैरह चाहिए, और मशीन सारा कौन सी का बना होता है? लोहे का। तो लोहा ही उद्योगों का जननी कहलाता है। ठीक है, लोहा हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। 27वां सवाल है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस? कौन सा हो जाएगा? तो सर्वोत्तम जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो इसमें सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया जो होता है वो पीट होता है। क्या होता है? पीट होता है। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर में कि गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में? तो कहाँ है? देखिए गंडक परियोजना क्या है? गंडक नदी जो है ये नेपाल से एंटर करती है बिहार में। ठीक है, और ये वाल्मीकि नगर में ये परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर है, और वाल्मीकि नगर हमारे पश्चिम चंपारण जिले में। किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, चलिए, और यहाँ से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है। ठीक है, बिहार का एकमात्र, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर में कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल? क्या हो जाएगा? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर वन पूछे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछे कि प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ है, तो हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। वहीं अगर अपने बिहार में 1% की बात करें तो बिहार में कुल कितना है? 7.76% भाग में वन पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां सवाल है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिले में, मुंगेर जिले में, बांका जिले में या मुजफ्फरपुर जिले में? तो देखिए कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ है? तो ये भागलपुर में है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां सवाल है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी सूखा किससे उत्पन्न होता है? वर्षा की कमी से, या भूकंप, या बाढ़, या ज्वालामुखी क्रिया? तो देखिए वर्षा का ना होना ही सूखे का सबसे बड़ा कारण है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण है? ठीक है, बिहार में कौन
बाढ़ प्रवण है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? बताइए आप लोग। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार। उत्तर बिहार जो है बाढ़ प्रवण है। वहीं जो दक्षिण बिहार है वो सुखाड़ से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? सुखाड़ से प्रभावित है। बाढ़ से उत्तर बिहार इसलिए प्रभावित है कि यहाँ पे एक नदी पाई जाती है जिसे हम लोग कोसी कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी लाती है, जिसके कारण उत्तरी भाग में बिहार का बाढ़ आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां सवाल है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड या पोलैंड? तो देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 34 नंबर में कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे अपने यहाँ का संसद जो है इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट। वहीं जो रूस में संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अपने संसद में कितने अंग हैं ये भी सवाल पूछता है, तो संसद के 3 अंग है। क्या? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। वहीं पे अगर संसद के सदन के बारे में पूछे तो सदन कितने हैं? 2 हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली या ताशकंद? तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। यानी ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज आप लोग भी मिलाते चलिएगा, आप लोग खुद से कितना हल कर पाते हैं। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां सवाल है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन? तो इल्बर्ट बिल की बारे में बात करें तो ये किसके काल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। ठीक है, वहीं लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में क्या लाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये काफी ज्यादा ऐसा कानून था जिसने सभी समाचार पत्रों को बैन करने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 37 नंबर में कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? देखिए यहाँ से सवाल 2 तरह का पूछता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया किस अधिवेशन में। जब पेश के बारे में बोले तो वो हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन में पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन वहीं स्वीकार करने की अगर बात आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां सवाल है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर? तो देखिए इंडिपेंडेंस एक किताब का नाम है और इसे मोतीलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था। मोतीलाल नेहरू। वहीं महात्मा गांधी के 2 किताबों के बारे में पूछा जाता है। एक है हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। ठीक है, और दूसरा जो है वह है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी के 2 किताब हैं। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बनता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, ये 2 किताब महात्मा गांधी जी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 39वां कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई? ठीक है, 1975, 1978, 1980 या 1985? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई? तो 1975 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1975 ईस्वी में। और तब से लेकर के 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। वहीं सवाल पूछा जाता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो देखिए गांधी जी ने क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का जो है साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? तो नाइट या कैसरे हिंद या महात्मा या इनमें सभी? तो कौन सा उपाधि दी गई थी? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जो कि बाद में इन्होंने त्याग दिया था महात्मा गांधी जी ने। वहीं महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और कहाँ दिया था उनको? तो 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वहीं पे
इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1902, 1906, 1911 या 1912? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। यानी 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसके संस्थापक किसे माना जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। क्या हो जाएगा? नवाब सलीमुल्लाह को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 43 नंबर में, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या पश्चिम बंगाल? तो कलपक्कम कहाँ है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन पत्तन पूर्वी तट में स्थित नहीं है? पत्तन मतलब क्या होता है? बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट में नहीं है? ठीक है, तो तूतीकोरिन जो है ये पूर्वी तट में नहीं है। ठीक है, सॉरी, हाँ, पूर्वी तट में स्थित नहीं है। तो तूतीकोरिन तो है पूर्वी तट में। मर्मगांव देखिए ये पश्चिमी तट में स्थित है। यानी इस सवाल का सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, मर्मगांव। और पारादीप जो है वो कहाँ है? ये उड़ीसा में है, तो ये भी पूर्वी तट में हो गया। और विशाखापट्टनम जो है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी पूर्वी तट में हो गया। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है? सूरत, सांता क्रूज, कांडला या फाल्टा? क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा फाल्टा। ठीक है, और बात करें कि भारत में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, तो ये भी सवाल पूछ सकता है। तो कुल हैं 7। कितने हैं? 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। उनमें से एक फाल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला है? कटिहार, पूर्णिया, गया या कैमूर? तो सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर भारत में पूछ ले कि सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, अगर राज्य पूछ लेगा तो वो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर में, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था? दूसरी, तीसरी, चौथा या पांचवा? ठीक है, तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तीसरी के तहत। और बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में हुआ था। और इसे रूस की सहायता से, रूस यानी कि सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल है कि 1974 की जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? यानी 1974 में जो जन संघर्ष हुआ था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति या इनमें से कोई नहीं? तो 1974 का जो जन संघर्ष है उसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका जो नेतृत्व करने वाला था वो जयप्रकाश नारायण था। कौन था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसे लोकनायक भी कहा जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इसे लोकनायक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 39वां सवाल है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, नगर निगम के आय स्रोत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार? तो देखिए नगर पालिका का जो कार्य क्षेत्र है ये 12वीं अनुसूची में आता है। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र। वहीं राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में आता है। किस में आता है? भाग 4 में आता है। ठीक है, वही मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में आता है। किस भाग में आता है? भाग 3 में आता है। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं इस सेशन का। अंतिम सवाल है कि हिंदी के अलावा भारत के कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ठीक है, तो देखिए 8वीं अनुसूची यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का?
22 भाषाओं का। तो बोला है कि हिंदी के अलावा, तो हिंदी के अलावा कितने हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कुल 22 है लेकिन हिंदी के अलावा 21 हो जाएगा, और इसका जिक्र संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 सवाल को देखा, और उस 50 में से आपने कितने को हल कर पाया अपने से, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस आते रहती है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।